कि कोई व्यक्ति आपको कोई फ़ोटो भेजता है और वो फ़ोटो को अगर आप डाउनलोड करते हैं व्हाट्सएप पर और उससे आपका पूरा मोबाइल हैक हो सकता है। क्योंकि इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए, इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट क्या कदम उठा रहा है, तो ऐसे में क्या वो रुपए उनको वापस मिल सकते हैं, और अगर मिल सकते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है? सर, क्या कभी आपके साथ किसी साइबर ठग ने ठगी करने का प्रयास किया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास एपिसोड में। आज हमारे साथ श्री राजेश दंडोतिया जी, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर में जो कार्यरत हैं, वो हमारे कार्यक्रम में आज शिरकत कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच योगेश भाई। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से समाज में इस वक्त डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है, सभी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो ऐसे में साइबर क्राइम भी इसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है और साइबर क्राइम पर भी बहुत ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारा क्राइम जो है वो रोज़ नए नए तरीक़ों से देखने में आ रहा है। तो आज हम आपके माध्यम से हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि भाई वो साइबर क्राइम से किस तरह से बच सकते हैं और ये साइबर क्राइम क्या होता है। तो हम चाहेंगे कि इस पूरे विषय पर आप विस्तार से बताएं। तो सर, सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है कि साइबर क्राइम होता क्या है? ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें कि आपका मोबाइल का, नेटवर्क सिस्टम का, कंप्यूटर का कोई यूज होता है, डाटा थेफ्ट होता है, और उसको साइबर क्राइम कहते हैं। और इसके जो प्रैक्टिसेज होती हैं, इसको जो सेफगार्ड करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो तरीके हैं, जो टूल्स हैं, जो इसको इसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। तो साइबर क्राइम बेसिकली ये लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लगातार जा रहे हैं। तो साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी गैजेट्स और टूल्स तेज़ी से अपग्रेड हो रहे हैं, और जो कॉमन यूजर है वो अभी इसमें अपडेट नहीं हो पाता है और वो फ्रॉड का शिकार हो जाता है। सर, कई बार देखने में आता है कि जो व्यक्ति साइबर क्राइम का या ठगी का शिकार होता है, वो पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाता है। कई बार उसकी शर्म या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वो इस ठगी को छुपा लेता है। देखिए, इसमें एक तो सेंसिटाइज नहीं है। अभी हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया में अभी भी ऐसे विक्टिम्स हैं जो रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें उनको सेंसिटाइज करना होगा इस बात के लिए कि आपको रिपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले सेंसिटाइजेशन रिपोर्टिंग के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी इस बात के लिए कि आपको किन किन प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट करनी है, कहाँ कंप्लेंट करनी है। पर सबसे पहले इनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह से डिफेमेशन की वजह से घबराए नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। एनोनिमसली भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू रिपोर्ट इट। तो रिपोर्ट करना है, ये हमें इनको बताना होगा। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आपके साथ जो फ्रॉड होता है, जो क्राइम होता है, उसको आप बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो क्राइम और बड़ा रूप ले लेगा और उससे बहुत डैमेज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो कृपया करके फर्स्ट स्टेप पर ही अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग करें। सर, आम नागरिक अक्सर अनजाने में साइबर अपराधों के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में आपके अनुभव के आधार पर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो वो लोग करते हैं जिससे कि वो इस ठगी का शिकार होते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी अनजान नंबर का, अनजान व्यक्ति का, अनजान लिंक का, अनजान वेबसाइट का भरोसा कर लेते हैं। इस वजह से वो शिकार हो जाते हैं। जिस चीज़ को हम जानते नहीं हैं, जिस लिंक को हम जानते नहीं हैं, जिस वेबसाइट को हम जानते नहीं हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, तो जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं लेकिन हम उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस हम नंबर हमारे यहाँ सेव नहीं है, अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है और हम उसको उठा लेते हैं, तो इस तरह की जो कुछ गलतियाँ होती हैं, जो गलतियाँ करते हैं, उससे फ्रॉड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अननोन वीडियो कॉल को उठाते हो तो आपके साथ सेक्सटॉर्शन जैसा फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अननोन लिंक को क्लिक करते हो तो ऐसी स्थिति में आपके साथ आपके मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो सकता है, जिससे कि आपको फिर OTP बताने की ज़रूरत नहीं होती और साइबर फ्रॉडस्टर आपके OTP जो स्क्रीन पर OTP आता है वो उसको देखकर और वो आपके साथ फ्रॉड कर लेता है। तो इस तरह की कुछ गलतियां हैं जो कॉमन मैन करते हैं। हाँ। सर, जब किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड होता है
तो उस पीड़ित व्यक्ति को आपके अनुसार सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले उसको तत्काल रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर वो घर में बैठा हुआ है, कहीं ऑफिस में भी है, कहीं ट्रेन में भी है और उसके साथ फ्रॉड होता है, सबसे पहले 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इसको तत्काल डायल करें। 1930 में तत्काल डायल करने से, तत्काल कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराने से फ़ायदा ये होगा कि 15 से 20 मिनट में, जैसे ही आपने कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई तो अगले 15 से 20 मिनट में वो बैंक अकाउंट को होल्ड और फ्री हो जाएंगे जिनमें पैसा गया है, साइबर फ्रॉडस्टर का पैसा गया है। तो बैंक अकाउंट्स वो होल्ड और फ्रीज हो जाएंगे और फिर उसके बाद कोर्ट के माध्यम से पैसा वापस मिलने के चांसेस रहेंगे। जी। दूसरा प्लेटफॉर्म है इसका, इसी का ये नेशनल साइबर क्राइम जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है, www.cybercrime.gov.in, ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है। इसमें भी लगातार अगर आपको लगता है कि मोबाइल जो 1930 व्यस्त जा रहा है तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग पोर्टल में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सर, जैसे साइबर फ्रॉड में जो रुपया लोगों का चला जाता है, ट्रांसफ़र करा लेते हैं फ्रॉडर, तो ऐसे में क्या वो रुपए उनको वापस मिल सकते हैं, और अगर मिल सकते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने जल्दी से कंप्लेंट करा दी जी। तो उसको मौका नहीं दिया गया, वो अकाउंट्स होल्ड और फ्रीज हो गए, तो पैसा दूसरे अकाउंट्स में नहीं जा पाया। तो अगर वो पैसा होल्ड हो गया है तो बैंक के माध्यम, तो कोर्ट के माध्यम से आपको वो पैसा मिल जाता है। सर, ऐसे कितने तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं, और इनसे बचने के लिए आमतौर पे आम नागरिकों को क्या करना चाहिए? मतलब मेरा मुख्य प्रश्न है कि ऐसे कितने तरीके हैं जिससे साइबर फ्रॉड किया जा सकता है? देखिए, कई तरीके हैं, मतलब कई प्रकार से 15-20 तरीके हैं जो कि कॉमन है, प्रचलन में है, जिसमें से कुछ एक मैं बता देता हूँ। एक सेक्सटॉर्शन है, अननोन वीडियो कॉल को अगर हम नहीं उठाएंगे तो सेक्सटॉर्शन से बच पाएंगे। एक डिजिटल अरेस्ट है, जिसमें कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनकर, CBI, ED, क्राइम ब्रांच बनकर, पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर, पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को वीडियो कॉल पर लेकर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर भय दिखाकर उनसे पैसा लिया जाता है, तो उसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। जबकि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल आपको फिजिकली ही अरेस्ट कर सकती है और कानून में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। जैसे मैंने बताया था, आपको स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं अननोन लिंक को, तो फिर उसके OTP बिना बताए भी पैसे का फ्रॉड हो जाता है। अननोन APK फाइल को भी लोग डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल में, तो उनका नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है। कॉल फॉरवर्डिंग में जब नंबर चला जाता है तो फिर आपका जो व्हाट्सअप है, जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल से कॉल फॉरवर्डिंग में जाने के बाद वो व्यक्ति आपका OTP चेंज करके और फिर व्हाट्सअप को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो कहीं ना कहीं अननोन APK फाइल को हमें डाउनलोड नहीं करना है, और अननोन नंबर से कोई भी अननोन APK फाइल आती है तो उसको डाउनलोड नहीं करना है। फिर इम्पर्सोनेशन के भी कई फ्रॉड होते हैं, जिसमें कि आप कलकत्ती लड़कों के साथ ड्रग के केस में पकड़ा गया है, आप कलकत्ती लड़कों के साथ रेप के केस में पकड़ा गया है, तो इम्पर्सोनेशन कॉल आते हैं पुलिस अधिकारी बनकर। तो इस तरह के कॉल्स को वेरीफाई करना चाहिए, और पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी पैसा नहीं मांगती है, तो इस तरह से उसको हमें लगातार उनसे बात करनी चाहिए और उसको वेरीफाइड करना चाहिए। बिना वेरिफिकेशन के कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना होता है। इसके अलावा आपके गूगल से हम कस्टमर केयर का नंबर लेते हैं, आप होटल का नंबर लेते हैं, होटल बुक कराते हैं, कई बार केदारनाथ में हेलीकॉप्टर बुक कराते हैं, लेकिन डायरेक्टली गूगल से नंबर लेते हैं, तो गूगल से डायरेक्टली नंबर लेने से बचना चाहिए। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, चाहे वो होटल की हो, चाहे उनकी जो हेलीकॉप्टर की है, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही बुकिंग हमें कराना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि कई बार क्या होता है कि जब हम गूगल पे किसी का कस्टमर केयर नंबर या कोई वेबसाइट ढूंढते हैं तो उसकी मिलती जुलती ठग, उसकी 50 से ज़्यादा वेबसाइट्स, लेते हाँ 50 से ज़्यादा वेबसाइट्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अगर आप ये कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का देखेंगे, किसी बैंक का देखेंगे, तो 50 से अधिक फेक वेबसाइट बनी होंगी। सर, ये मेरे साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरे साथ एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि सेंट्रल बैंक में का कस्टमर केयर नंबर मुझे मिल नहीं पा रहा था, और मैंने वैसी ही गलती जो आप बता रहे हैं करी, और मैं गूगल पर जाकर मैंने सेंट्रल बैंक कस्टमर केयर नंबर उस पर सर्च किया, और मतलब मैं भी अपने काम में इतना व्यस्त था, मुझे समझ नहीं आया कि शायद ये गूगल पे गलत हो सकता है। और वहाँ जो नंबर आया बाकायदा 1800 वाली सीरीज से आया, तो हमें ट्रस्ट हो जाता है 1800 देख के कि भाई टोल फ्री नंबर है, कस्टमर केयर। और जैसे ही मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझसे मेरे डिटेल्स जैसे ही लेना शुरू करे अकाउंट्स के, कि आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, मुझे एहसास हो गया, एक पत्रकार होने के नाते मैं तुरंत उस चीज़ को भांप गया कि ये शायद मेरे साथ ठगी हो रही है, और मैंने वो फ़ोन काट दिया। और वो वहाँ से शुरू करते करते वहाँ तक आ जाते हैं कि आपके OTP तक आपको बातों बातों में लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह से बचना चाहिए
कि जब आप गूगल से किसी भी चीज़ का अगर सर्च कर रहे हैं नंबर, तो वहाँ विशेष ध्यान रखें कि आप ऑथेंटिक वेबसाइट या ऑथेंटिक लिंक से ही वो आप जानकारी ले रहे हैं, अदरवाइज वहाँ से बहुत बड़ा फ्रॉड होने का डर रहता है। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए, इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट क्या कदम उठा रहा है, और इसमें क्या आप कोई जागरूकता अभियान चला रहे हैं या ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे लोगों में ये अपराध कम हो सके? I4C इसकी नोडल एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है और उनके द्वारा लगातार इस पर नोडल एजेंसी के रूप में काम किया जा रहा है। सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। I4C का अगर हम देखेंगे तो लगभग 20 लाख म्यूल अकाउंट्स को उन्होंने एक सस्पेक्ट रिपोजिटरी भी बनाई है और 20 लाख जो म्यूल अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट्स, उनको आइडेंटिफाइड किया गया है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए को उन्होंने फ्रीज कराया है। इसके अलावा लगभग 3200 वेबसाइट्स ऐसी ब्लॉक कराई गई हैं, 800 ऐप ब्लॉक कराए गए हैं और इसके अलावा लगभग 4000 स्काइप आईडी ब्लॉक कराई गई हैं आईडी, और इसके अलावा व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो 84,000 ब्लॉक कराए गए हैं। इसके अलावा लगभग 8 लाख सिमें ब्लॉक कराई गई हैं और 2 लाख मोबाइल्स ब्लॉक कराए गए हैं। तो लगातार इसमें काम चल रहा है जो सस्पेक्टेड है। कई पोर्टल भी बनाए गए हैं जो कि ट्रैक के द्वारा www.sancharsati.gov.in, तो इसमें चाहे वो पोर्टल आपका टेफकॉप हो, चाहे फिर वो CIR पोर्टल हो या फिर आपका चक्षु पोर्टल हो, तो ये भी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अभी I4C के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, साइबर दोस्त ऐप, तो वो भी इस फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सस्पेक्टेड लिंक है, सस्पेक्टेड मेल है, सस्पेक्टेड अकाउंट है, तो आप उसमें वहाँ उसका URL डालकर उसको चेक कर सकते हैं, तो वो स्कैन करके बता देगा कि सस्पेक्टेड है या नहीं। इसके अलावा लगातार जैसे कि मैंने बताया, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1930, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। इसके अलावा लगातार अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाई जा रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा भी लगातार इस पर काम किया जा रहा है और लोगों को जागरूक कराया जा रहा है सेशंस के माध्यम से। पब्लिक गैदरिंग में जाकर वहाँ सेशंस लेना, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्टर्स जगह जगह लगाना और डिजिटल एडवाइजरी और फ्लेयर्स जारी करके लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और इसके अलावा जो केसेज होते हैं उनमें केस रजिस्टर किया जो इम्पोर्टेंट केसेज होते हैं जिनमें पैसा रिकवर नहीं होता है, उसमें FIR रजिस्टर की जाकर उसमें आरोपियों को पकड़ा जाता है। 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी तक लगभग 100 से अधिक साइबर फ्रॉड में भारत देश के अलग अलग राज्यों से आरोपियों को पकड़ा है, उनको गिरफ्तार किया गया है। जी सर, एक तरह का फ्रॉड अभी बिल्कुल लेटेस्ट में बहुत प्रचलन में आया है कि कोई व्यक्ति आपको कोई फ़ोटो भेजता है और वो फ़ोटो को अगर आप डाउनलोड करते हैं व्हाट्सएप पर और उससे आपका पूरा मोबाइल हैक हो सकता है। तो ये किस तरह का? ये जबलपुर में केस आया था, जबलपुर में इस तरह का एक केस आया है जी। ये बेसिकली स्टेगनोग्राफी होती है। स्टेगनोग्राफी के तहत किसी भी फोटो, वीडियो, ऑडियो में आप कोई भी एक मैसेज छुपाकर उसको भेज सकते हैं। पर चूंकि इसमें कोई लिंक है, ऐप भेजा गया है, ये थोड़ा अभी भी रिसर्च का विषय है, क्योंकि अभी इस तरह के अगर फ्रॉड होते तो और भी कई जगह होते, बट अभी एक जबलपुर में रिपोर्टेड हुआ है और एक दिल्ली में भी ऐसा न्यूज़ में पढ़ रहा था, दिल्ली में रिपोर्टेड हुआ, पर वो वेरीफाइड नहीं हो पाया है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेगनोग्राफी के तहत फ़ोटो, वीडियो, एक फ़ोटो के नीचे एक किसी ऐप को छुपाकर भेजना, हाइड करके भेजना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कई बार जो विक्टिम होता है वो भी कई बार पैनिक हो जाते हैं, तो कई बार पूरी बात शेयर नहीं कर पाते। और कई बार अभी फ़िलहाल इसमें लगातार डिस्कशन चल रहा है। 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ये कह रहा है कि संभव है और दूसरा स्कूल ये कह रहा है कि इतनी बड़ी फाइल, जो इतना बड़ा डाटा, उसके लिंक फोटो के पीछे, क्योंकि फोटो ऑलरेडी कंप्रेस्ड वे में आपके पास पहुंचता है। आपने देखा होगा कि जब भी फोटो आप कई जगह आप जब उसको बार बार भेजते हो, क्वालिटी डाउन हो जाती है। ऐसी स्थिति है, फोटो खुद ही कंप्रेस्ड स्थिति में आता है और उसके नीचे लिंक को भेजना जिसमें कि कोई ऐप डाउनलोड हो जाए, क्योंकि वो उसने OTP नहीं बताया था, तो जाहिर है कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो गया होगा, तो OTP जो उसने नहीं बताया है तो वो स्क्रीन पर शेयर हो गया होगा। अब ऐसे में उसको भेजना थोड़ा सा डिस्कशन का विषय है। अभी भी रिसर्च चल रही है, इसमें कंक्रीट कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये ऐसा हुआ भी है या नहीं। हाँ, फिर भी मैं तो यही कहना चाहूँगा दर्शकों को कि अगर किसी अननोन नंबर से, अननोन व्यक्ति द्वारा जिसे आप नहीं जानते, अगर कोई फोटो या कोई लिंक भी आपको शेयर की जाती है तो उसे ओपन ना करें, उसे तुरंत ब्लॉक कर दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जी। सर, क्या कभी आपके साथ किसी साइबर ठग ने ठगी करने का प्रयास किया? देखिए, सभी के साथ करते हैं, वो रैंडमली किसी को भी कॉल कर लेते हैं। मेरे पास भी एक डिजिटल अरेस्ट का कॉल आया था,
तो जब मैं ऑलरेडी प्रेस को ब्रीफ कर रहा था जी तो मैंने उसका वीडियो भी बनवाया था, जिससे कि लोगों को, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाला भी था, जिससे लोग उससे अवेयर हों। तो वो रैंडमली कॉल करते हैं और सभी को लगभग कॉल करते हैं। वो तो एक कॉल उस समय आ गया था, वैसे भी रूटीन में भी कॉल आते रहते हैं, तो मैं उनको उठाता नहीं हूँ, एंटरटेन नहीं करता हूँ। जी सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या विशेष टिप देना चाहेंगे जिससे कि वो अपने जीवन में साइबर क्राइम से बचे रहें? क्या खास संदेश आप देंगे उन्हें? साइबर क्राइम से अगर हमें अपना बचाव करना है तो जो मूलभूत बातें हैं उनका ध्यान रखना होगा, जिससे हमारे साथ जो साइबर थ्रेट होगा, साइबर जो क्राइम का थ्रेट होगा वो मिनिमाइज कर सकते हैं। वो है कि कोई भी अज्ञात और अनजान को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखें। अज्ञात और अनजान पर भरोसा ना करें, संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप वेरिफिकेशन करेंगे, और वेरिफिकेशन के दौरान आप पाएंगे कि हर अज्ञात और अनजान साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। वो चाहे अज्ञात नंबर हो, चाहे वो अज्ञात फ्रेंड रिक्वेस्ट हो, चाहे वो अनजान लिंक हो, चाहे अनजान वेबसाइट हो। तो इनको अगर आप संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो फिर आप वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए एक virustotal.com है जो वेबसाइट है। अगर उस वेबसाइट में जाएंगे तो 50 से ज़्यादा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। तो उसमें आप स्कैन करके बता देंगे कि किसी जो वेबसाइट की या ऐप की जो लिंक है वो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा तो नहीं बनाई गई है, फिशिंग वेबसाइट तो नहीं है, फिशिंग लिंक तो नहीं है। एक मोबी आर्मर ऐप भी आता है, एक मोबी आर्मर ऐप है जो कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर्स पर अवेलेबल है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक साइबर दोस्त ऐप है जो कि I4C के द्वारा लॉन्च किया गया है, साइबर दोस्त ऐप। तो इसको भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कोई अनजान और अज्ञात है। सबसे पहले उसको वेरीफाइड करें, वेरीफाइड करने के बाद ही आगे बढ़ें। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, चाहे वो मित्र हो, परिचित हो, उसकी प्रोफाइल से अगर आता है, व्हाट्सअप पर आता है, आप उस पर भरोसा ना करें जब तक उसको वेरीफाइड ना कर लें। उसको कॉल करके और वीडियो कॉल पर लेकर उसको वेरीफाइड करने की कोशिश करें। तो सर, आपने आज इस चर्चा में हमें बहुत सारा, हमारे दर्शकों को बहुत सारा नॉलेज दिया, जानकारियाँ दी, जिससे कि मैं समझता हूँ इन जानकारियों के माध्यम से हमारे सभी दर्शक साइबर क्राइम से बचेंगे, अलर्ट रहेंगे और वो इस ठगी के अपराध से दूर रहेंगे। विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, अभी जो डिजिटल अरेस्ट वाले जो मामले बीच में कुछ बहुत ज़्यादा बड़े थे, और वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि पुलिस कभी भी डिजिटली हाउस अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस जो भी करती है वो फिजिकली करती है। इस तरह से फ़ोन पर वीडियो कॉल के माध्यम से किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, और आपके इस साइबर क्राइम के जागरूकता के अभियान में हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे भी इस तरह से लोगों को जागरूक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।